मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडीआईएम के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अपन एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो अपना लास्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 14 उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। सो अपन बात कर रहे थे माइक्रो एनवायरनमेंट, इसमें हम लोग कह रहे थे कॉस्मिक एनालिसिस। तो आज हम कॉस्मिक एनालिसिस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कॉस्मिक एनालिसिस में हमने कस्टमर पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था और सप्लायर पढ़ लिया था, है ना, और मार्केट पड़ा था। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स। देखिए इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? जिसके साथ एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो आपके बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो कमीशन लेते हैं और गुड्स को सेल आउट करते हैं। तो इनको भी क्या है कि जो हम एनवायरनमेंट या एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं या एनवायरनमेंट स्कैनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या यूँ कहे कि एक वैल्यूबल कंपोनेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि कई केसेस में क्या है कि कंज्यूमर्स को पता नहीं होता कि मैन्युफैक्चर क्या बना रहा है, कौन सा मैन्युफैक्चर क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट्स है, ये कस्टमर के पास पहुंच के मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच के रिलेशनशिप को कई बार डेवलप करते हैं। फिर आता है आपका कॉम्पिटिटर। देखिए कॉम्पिटिटर क्या है? ये तो आपके इन्फ्लुएंस पे काम करता है। यदि कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आपको खुद अपनी रिव्यू, मार्केटिंग रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यदि उसने कोई प्राइस कम कर दी तो आपको मार्केट रिव्यू करना पड़ेगा। उसने यदि प्राइस बढ़ा दी तो आपको मार्केट रिव्यू करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर वो है जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट तो है, बट वो आपके कस्टमर्स के साथ कॉम्पीट कर रहा है और वो हमेशा ये कोशिश करता है कि उनको जब कस्टमर्स के साथ इंगेज किया जाए या कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए तो उसके यहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज़ उनके साथ टच में आए और उसी तरीके से वो बेस्ट चैनल को यूज़ करना चाहता है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा कॉम्पिटिटर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता है, कोई भी उस पर कोई चेंज होता है, वो सीधा सीधा हमारी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चला जाता है। देन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर भी इंटरमीडिएटरी हैं जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो कि कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग करता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और कस्टमर को प्रोडक्ट रिटेल के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ भी क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस का एक चैनल है, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट चैनल इसलिए भी है क्योंकि कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स होते हैं जो कि फाइनल कंज्यूमर से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड करना नहीं चाहते। वो चाहते सीधे कंज्यूमर के ही टच में किया जाए। जैसे कोको कोला के पास कोई भी डायरेक्ट सप्लायर नहीं है, वो हर कंज्यूमर्स के लिए बात करना चाहता है, तो खुद ही वो क्या करता है, अपनी मार्केटिंग प्लान्स को क्रिएट करता है। तो इंटरमीडिएट्स यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर यहाँ पे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, रिटेलर के कॉन्टेक्ट में करके कस्टमर्स को कोको कोला के ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या है कि कई सारे लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता ही है। कोई 0 लेवल फॉलो करता है यानी मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर, कोई 1 लेवल फॉलो करता है, कोई 2 लेवल फॉलो करता है। तो यहाँ जो विंडो है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये है कि हमारे बीच कोको कोला या कई कंपनीज चाहती है कि हमारे बीच में कोई इंटरमीडिएट हो ही ना, सीधा मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, उन्हीं के बीच में बिजनेस होना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्कस करने के लिए। देन हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। तो स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में सीधा सीधा आपके बिजनेस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट है। तो जैसे एम्प्लॉयज़ हुए, एम्प्लॉयज़ आपके बिज़नेस के पार्ट है या नहीं है? क्या गवर्नमेंट आपका बिज़नेस का पार्ट है या नहीं है? हैं कि आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है, उनके एम्प्लॉयज़ उसमें कैसे काम कर रहे हैं और कैसे बिज़नेस इफ़ेक्ट हो रहा है। आपकी लोकल कम्युनिटी क्या आपके बिज़नेस का पार्ट नहीं है? क्या वो आपके स्टेक होल्डर्स नहीं है? तो आपकी लोकल कम्युनिटी आपके बिज़नेस को कैसे इन्फ्लुएंस डालती है? अगर मान लीजिए कोई एक नई कंपनी एक नई एरिया में अपनी कोई फैक्ट्री को बिल्डअप करना चाह रही है, तो या उसको कुछ चाहिए, तो क्या वो लोकल कम्युनिटी से बात करके वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी सड़कों की बात करती है या नहीं करती? तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट स्कैनिंग के माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर इन पॉइंट को स्टडी करना ज़रूरी होता है। देन आता है हमारे लिए मैक्रो एनवायरनमेंटल। मैक्रो एनवायरनमेंटल हमने पहले भी पढ़ा था, यानी वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि अनकंट्रोलेबल हैं बट इनका सीधा सीधा हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। पहले इसको क्या कहा जाता था? पेस्ट, PEST। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि 2 और ऐसे फैक्टर्स थे जो उसमें ऐड हुए, तो फिर मिलके बन गया ये पेस्टल। पेस्टल का मतलब है P यानी पॉलिटिकल, E यानी कि
इकोनॉमिकल, एस मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई मतलब एनवायरमेंटल और एल मतलब लीगल। तो ये 6 एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। पहला है पॉलिटिकल। देखिए पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि आपकी टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ गवर्नमेंट भी क्या करती है कि आपको कुछ चीज़ों में कई बार सब्सिडी देती है कि आप इन गुड्स को सेल आउट कर सकते हो, और कुछ चीज़ों में वो उसको रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती है। तो कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो इस चीज़ को कर सकती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि बिज़नेस को रिस्ट्रिक्शन का हटना और लगना सीधा सीधा इफ़ेक्ट डालेगा। ऐसे ही हेल्थ पर, एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली आपको इफ़ेक्ट डालेगा, आपके बिजनेस पर इफ़ेक्ट डालेगा। देन इकोनॉमिकल। देखिए इकोनॉमिकल फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन रेट। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट डालेंगे और ये बताएंगे कि आप कैसे यहाँ पे ऑपरेट करें और कैसे आपको डिसीजन लेने चाहिए। जैसे इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट आपके बिजनेस की फर्म की कॉस्ट को या कैपिटल को इंक्रीज़ नहीं करती थी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो आपकी चीज़ें खरीदनी कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर फ्लो बढ़ जाएगा तो लोग खरीदने शुरू हो जाएंगे। तो एक्सचेंज रेट भी क्या है, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी करेंसी की वैल्यू कम है तो आपको फ़ायदा कम है, पर यदि आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंपोर्ट करने में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हमें कई सारा इम्पैक्ट डालते हैं। देन आता है आपका सोशियो कल्चर। सोशियो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसमें कुछ कल्चर एस्पेक्ट हैं, जैसे आपका हेल्थ कॉन्शियसनेस, पॉपुलेशन की ग्रोथ, एज का डिस्ट्रीब्यूशन, कैरियर की एटीट्यूड, सेफ्टी, वैल्यू, बिलीफ, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, लिटरेसी, टाइम ओरिएंटेशन। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सोशियो कल्चर को इफ़ेक्ट डालेंगे। तो आप देखिए कि सोशल फैक्टर में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जो कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट और उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट डालेगी, और कैसे आपकी कंपनी उसमें कहीं ऑपरेट कर सकती है ये पता लगेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन कहीं की ज़्यादा है, कहीं की कम है, और आपकी फोर्स जो है आपको लगानी पड़ रही है, तो आपकी लेबर की कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है। कई बार कंपनीज जो है वेरियस स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करती हैं ताकि आप करंट के सोशल ट्रेंड को फॉलो कर सकें। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे R&D एक्टिविटीज़, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये क्या है, ये हमें कई बार हमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम बनाना तो चाहते हैं पर हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, बैरियर है। हम अपने प्रोडक्शन लेवल को इस टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा भी सकते हैं, हमारे आउटसोर्सिंग पे भी इफ़ेक्ट डालेगा। तो टेक्नोलॉजी जब भी हम शिफ्ट करने की बात करते हैं तो वो कॉस्ट को बढ़ा देता है, पर कॉस्ट के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अगर आप इनोवेटिव तरीके यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू गुड्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन्होंने कस्टमर्स को अप्रोच में लाना सिखाया ही है। आजकल कंपनीज कस्टमर को ज़्यादा अप्रोच कर पा रही हैं। देन आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं, जैसे इकोलॉजिकल, वेदर, क्लाइमेट चेंज। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम वेस्ट करना पड़ेगा, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना पड़ेगा, वो भी यूज़फुल तरीके से, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री, फार्मिंग, इंश्योरेंस। तो यदि हमें देखना है कि क्लाइमेट चेंज से किस किस पे इफ़ेक्ट हो रहा है और कैसे कंपनीज ऑपरेट करती हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हम ऑफ़र कर सकते हैं, तो ये हमें एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर समझ में आएगा। ऐसे ही आता है आपका लीगल। लीगल क्या कहता है, जैसे आपका डिस्क्रिमिनेशन लॉ, एंटी ट्रस्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्दी लॉ, सेफ्टी लॉ। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिज़नेस के ऑपरेशन पर इफेक्ट डालते हैं। कई बार आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ भी कर देते हैं और कई बार आपके प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ भी कर देते हैं। तो यही बच्चों का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।